हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके जनरल फॉर्मेट क्या होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। जब इस फॉर्मेट में इक्वेशंस लिखे रहते हैं तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और फिर उनसे बनता है उनका पेयर। क्योंकि ये पेयर में लिखा हुआ है तो ये हो गया पेयर। तो कुल मिलाकर के क्या बन गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब जब हम इसमें जो दो वेरिएबल आए हैं एक्स और वाई, उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट की कंपैरिजन करते हैं तो कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं। क्या है वो? अगर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, अगर ये a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू ये b1 अपॉन b2 हो, ऐसे सिचुएशन में जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ पर हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि ग्राफ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए ऐसी ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, x x डैश y y डैश, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इधर जो भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉजिटिव होते, इधर सारे नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के ऊपर y एक्सिस पर सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन के नीचे है y एक्सिस पर सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो जब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते तो हर इक्वेशन के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और उस लाइन में भी हम लोग दोनों तरफ एरो मार्क लगाते हैं, है ना। एक इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए जब भी हम लोग लाइन बनाएंगे तो उसके दूसरे इक्वेशन को भी जब हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो उसके लिए भी एक लाइन मिलेगा, और वो लाइन क्या करेगी, पहले लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जा करके उसको काटेगी, किसी पॉइंट पर उससे मीट करेगी, उससे मिलेगी। तो इस तरह के लाइंस को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब भी इस तरह के सिचुएशन में उन इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करेंगे तो हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, यानी कि ग्राफिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के इक्वेशंस को, जहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, वहां पर हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि x के लिए भी एक ही वैल्यू और y के लिए भी एक ही वैल्यू मिलेगा। यानी कि जीरो कहें, सॉल्यूशन कहें, या फिर वेरिएबल्स x y का वैल्यूज कहें, वो हमको एक ही मिलेंगे। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ से अगर आप जाइएगा तो इधर x एक्सिस पर एक ही वैल्यू मिलेगा और y एक्सिस पर इधर जाएगा तो एक ही वैल्यू मिलेगा, यानी कि अब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो ग्राफ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइंस बताती हैं कि जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अगर हम लोग उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, किसी भी मेथड से हम लोग सॉल्व करें, कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं? मेथड्स
एक तो मेथड हो गया वही ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना करके, ग्राफिकल मेथड को ही हम लोग जियोमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफ बना करके, है ना। तो उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इनमें से किसी भी मेथड से उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हमें हर हाल में यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि x और y जो दो वेरिएबल्स आए हैं उनके लिए एक ही वैल्यूज हमको मिलेंगे, एक ही वैल्यूज हमको मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। यानी कि a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2 है, ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलेंगी। किसी भी मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का अर्थ है कि ग्राफ पे लाइन सब प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, और अगर कोफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आएगा। यानी कि हर तरफ से इसको आपको घुमा करके, फिरा करके, उल्टा सीधा हर तरह से समझ करके दिमाग में बिठा करके ये बात रखनी है। नेक्स्ट कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी कि दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियोज आपस में इक्वल है, और दोनों ही इक्वेशंस में जो कांस्टेंट्स हैं उनका भी रेशियो इन्हीं के रेशियोज के इक्वल है। ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग ग्राफ पे लाइंस प्लॉट करते हैं तो लाइंस जो हमको मिलेंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस हमको मिलेंगे। कोइंसिडेंट लाइन का अर्थ ओवरलैपिंग लाइंस, यानी कि अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो लाइन आई है ये मान लीजिए ये है, सेकंड इक्वेशन के लिए जो लाइन आएगी वो भी इसी के ऊपर से जाएगी ओवरलैप करते हुए। इसी को कहते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका अर्थ हो गया कि यहां पर हमको मिल रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि ढेर सारे सॉल्यूशंस यहां पर हमको मिलने वाले हैं, चाहे किसी भी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व आउट करें, चाहे ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल से करें, एलिमिनेशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, किसी भी मेथड से। अब किस तरह का सवाल किस मेथड से सॉल्व आउट होगा इस पर हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, और हर मेथड पर प्रैक्टिस करेंगे कि हर मेथड से किस तरह से हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ये हम लोग इसी चैप्टर में आने वाले क्लासेस में आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। बट यहां पर यही ध्यान में रखने वाली बात है कि किसी भी मेथड से निकालें तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन से निकलेंगे, और यहां पर भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं उनका सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्टेंट ही होगा। क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट होगा। देन यहां भी यही है कि अगर ये सिचुएशन है तो ग्राफ पे लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, ये सिचुएशन है तो सॉल्यूशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन ही होगा, ये सिचुएशन है तो सिस्टम ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कोई कंसिस्टेंट ही
होंगे। देन जिस तरह से इसको हर तरह से आगे पीछे दाएं बाएं से आपने घुमाकर उल्टा सीधा समझ करके याद रखा था, इसको भी हर तरह से याद करके ही रखना, दिमाग में बिठा करके बात रखनी है। थर्ड सिचुएशन बनता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग उन इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ग्राफ पे मिलती हैं पैरेलल लाइंस। क्या मिलती हैं? पैरेलल लाइंस, यानी कि ऐसी लाइंस जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे से कहीं भी वो मिलती नहीं है, और उन पेयर ऑफ लाइंस के बीच में कहीं भी वर्टिकल डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो वो एक जैसा ही वर्टिकल डिस्टेंस आता है। सॉल्यूशन की बात करें तो इसका अर्थ हो गया नो सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, एक्स और वाई के लिए कोई वैल्यू नहीं निकलता है। इसीलिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए ये हो गए इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गए। तो ये रही ब्रीफ जानकारी। अब हम लोग इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल 4, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. अब है कि इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को चेक करना है, वो भी ग्राफिकली चेक करना है कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट हैं, और अगर कॉन्सिस्टेंट हैं तो इनको सॉल्व भी करना है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे आपको लास्ट क्लास में ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था, ग्राफ पे इन दोनों ही इक्वेशंस को आप प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग मिलती हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, तो हम लिखेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाती है, तब भी हम लिखेंगे कि देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस मिल गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं मिली, ओवरलैपिंग लाइंस भी नहीं मिली, पैरेलल लाइंस मिल गए, तब हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट या इज नॉट कॉन्सिस्टेंट, ऐसे लिखेंगे। आप उसी वे में इसको सॉल्व आउट करेंगे। बुक ने यहाँ पे प्लॉट किया है, सॉल्व्ड एग्जांपल है ये। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं। इसका अर्थ है कि गिवन पेयर ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं। अब बोला था अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व देम ग्राफिकली, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये देखिए ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइंस, वो पॉइंट क्या है? 6 0। तो हम क्या लिखे? देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 0। या यूं कहें कि फ्रॉम द ग्राफ x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, आंसर। ऐसे आपको लिखना है। देन है Example 5, graphically find where the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solutions। यहां पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं, इन दोनों ही इक्वेशंस को ग्राफिकली हमें बताना है कि क्या इनका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कुछ नहीं करना है, इनके लिए ग्राफ प्लॉट करना है जिस तरह से लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं तो हम लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ओवरलैपिंग लाइंस मिलती हैं यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं, तब भी हम लिखेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। और अगर पैरेलल लाइंस मिल गई, ना तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और ना ही ओवरलैपिंग है यानी कि कोइंसिडेंट है, तब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन।
बस ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ की शक्ल सूरत को देखने के बाद नीचे आंसर लिख देना एक लाइन में, दैट्स ऑल। अब है एग्जाम्पल 6। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्केल सॉरी चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक सेल में गई कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is two less than twice the number of pants purchased." जब उसके दोस्तों ने पूछा कि उसने कितने पैंट या कितने स्कर्ट खरीदे, कितने कितने खरीदे, तो उसने जवाब दिया चंपा ने कि स्कर्ट की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. और ये भी कि जो स्कर्ट की संख्या है वो पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। Help our friends to find how many pants and skirts चंपा bought. अब चंपा की सहेलियों की, उसके दोस्तों की आप मदद कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे। इसको हम आपको अब सॉल्व करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल 6। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स is equal to x and the number of skirts is equal to y। नंबर ऑफ पैंट एक्स और नंबर ऑफ स्कर्ट हमने y मान लिया। देयरफॉर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या था इसमें, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। स्कर्ट्स की जो संख्या है y वो पैंट्स की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। एंड दूसरी बार उसने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। जो स्कर्ट्स की संख्या यानी कि y वो पैंट्स की संख्या की 4 गुनी यानी कि 4x से 4 कम है, -4। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब उसके दोस्तों की मदद करनी है तो ग्राफिकल मेथड हम यूज करें, ग्राफ बनाएं इन दोनों के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट, यहां पर फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। आपको क्या सिखाया था कि जो राइट हैंड में वेरिएबल है उसके लिए वैल्यूज हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे। चलिए यहां पर हम वैल्यू ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 -2 हो गया। फिर एक और ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया जी 1 और ये -2, 2 इंटू 1 2 और -2 कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स निकला है ना प्लॉट करने के लिए। बताया था आपको लाइन प्लॉट करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत है, अधिक से अधिक जितने पॉइंट्स हैं ठीक है, पर कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होती है। तो मैं आपको कम से कम 2 पॉइंट ही निकाल के दिखाता हूँ। तो x और y, x जब हमने 0 लिया था तो y कितना आया था -2, और जब हमने x 1 लिया तो y कितना आया 0। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब ठीक इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ये था y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब यहाँ भी जो राइट हैंड में वेरिएबल है उसका वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे। तो फॉर x इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल हमने 0 ले लिया, y कितना हो जाएगा 4 इंटू इस x की जगह 0 -4, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 और -4 -4। फिर हम ले लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह ये 1
माइनस ये 4, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 और माइनस 4 0। तो 2 पॉइंट्स यहाँ भी हमारे निकल गए, जिनको कि हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं एक्स वाई। एक्स जब हमने 0 लिया था तो वाई कितना आया था -4, और एक्स जब हमने 1 लिया था तो वाई कितना गया था 0। अब इसी चीज को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, है ना। चलिए यहीं पर रफ ग्राफ में बना दे रहा हूं, आप ग्राफ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस हो गया, वाई वाई डैश यानी कि वाई एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन के राइट में एक्स एक्सिस पर सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं ना। और एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट में सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमने लिख दिया ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पर सारे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो 1 2 3 4 इधर लिख दिया। और ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस पर सारे नेगेटिव होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 ले लिया। अब यहाँ देखिए 0 -2 x 0 है और y -2 है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आएगा 0 -2। दूसरा है 1 0, x 1 है और y 0, यानी कि पॉइंट यही रहेगा 1 0। स्केल रख के क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ऐसे मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बट आपको ग्राफ पेपर पर स्केल की मदद से बनानी है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। अब है सेकंड इक्वेशन के लिए, ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहाँ पर मार्क कर दिया, इसे पता चला कि जो लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है ना। अब सेकंड इक्वेशन के लिए 0 -4 x 0 और y -4, यानी कि पॉइंट यहाँ आ रहा है 0 -4, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 1 0, यानी कि पॉइंट यहाँ आ रहा है 1 0, x1 और y 0 ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब फिर से स्केल रख करके इन दोनों को हम लोग ऐसे मैच कर देंगे, मिला देंगे स्केल की मदद से। मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, बट आपको स्केल की मदद से ही बनाना है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिले। और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया कि सेकंड इक्वेशन के लिए है। अब हम देख रहे हैं कि हमको दोनों जो लाइंस मिल रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है 1 0, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही तो हमारा सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ, है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1 0, है ना। एक्स क्या था, पैंट की संख्या, और वाई स्कर्ट की संख्या। देयरफॉर नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर हो गया। इसका अर्थ है कि चंपा केवल एक पैंट खरीद के आ गई थी, स्कर्ट नहीं खरीदी थी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे एक्सरसाइज 3.2 हम पहुंच गए। एक्सरसाइज 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए हमने क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ, ग्राफिकली आप बनाएंगे उसको, ग्राफ बनाएंगे जैसे ग्राफ बनाना आपको सिखा रखा है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप बताइए कि इस क्विज में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने भाग लिया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट्स हुए थे वो दिया था 10, लिखा था ना 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 10। अब लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y। अब बारी आएगी 80 क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा था इसमें, द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x इज यानी कि इज इक्वल टू 4 मोर देन यानी कि 4 प्लस द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है y, x इज इक्वल टू 4 प्लस y। ये हो गया हमारा। दिस इंप्लाइज दैट, अब लिनियर पेयर बनाने के लिए x प्लस का y उधर जाकर के माइनस वाई हो गया तो इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज दोनों मिल करके 10 है ना, यही हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी देखिए हमने पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बना लिए, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर बना लिए। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में अगर हम लोग चेंज करते तो फर्स्ट इक्वेशन कैसा हो जाता, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन कैसा हो जाता, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी हम कर सकते थे, बट ऐसे ही कर दिया, हमको सुटेबल भी लगा और हमको इजी भी लगा। तो सुटेबिलिटी और इजीनेस भी देखना है, तो हमारी सुटेबिलिटी यही है और इजीनेस यही है, इसलिए हम यही छोड़ देंगे। परीक्षा हो तो इस रूप में भी कर सकते हैं। ये दोनों ही जो आप सिचुएशंस यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन दोनों ही हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल के लिए जनरल फॉर्मेट्स के सिचुएशन हैं। तो हम इसमें करते हैं तब भी कोई गलत नहीं, इसमें करते हैं तब भी कोई गलत नहीं है, किसी में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर देना है ना, और ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे यहां पर सॉल्यूशन निकालना था, पहले तो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहां पर हमने सॉल्यूशन लिखा था, क्या लिखा था, देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 0 पे इंटरसेक्ट किया था तो 1 0। यहां पर जो आपको दिखाया था मैं एग्जाम्पल 4, यहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करता 6 0 पे, क्या लिखते, देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6 0, दैट्स ऑल, वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इन्हें सॉल्व करना है ना। चलिए अब इसी तरह इसका सेकंड जो पार्ट है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत एक साथ मिलाकर के 50 रुपये है, जबकि वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ मिलाकर के उसकी कीमत 46 रुपये है। हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है ना। तो इसके लिए भी वही करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ कॉस्ट, let the cost of 1 pencil is equal to ₹x and the cost of 1 pen is equal to
y। देयरफॉर 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 पेंसिल्स यानी कि 5x प्लस 7 पेन्स यानी कि 7y इज इक्वल टू ₹50 इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर है 7 पेंसिल्स यानी कि 7x प्लस 5 पेन्स यानी कि 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आप इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया है, इसको ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है और जहाँ पर ग्राफ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ लिखा था, जैसे एग्जाम्पल 4 में लिखा था, एग्जाम्पल 6 में लिखा था, उसी तरह से यहाँ भी आंसर लिखेंगे। देन अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। यहाँ पर सिर्फ इनको कंपेयर करके हमको बता देना है इन रेशियोज को कि जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगे वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे या फिर कोइंसिडेंट होंगे। तो एक मैं आपको करके बता रहा हूं। इसका फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग रेशियोज को कंपेयर करें, A1 अपॉन A2, A1 की जगह क्या है यहाँ पर 5 है, A2 की जगह यहाँ क्या है 7 है। फिर हम निकालें B1 अपॉन B2, B1 यहाँ पर क्या है जी -4 और B2 क्या है 6। ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बचा -2 अपॉन 3। फिर हम निकालते हैं C1 अपॉन C2, C1 यहाँ पर कितना है +8 और C2 कितना है -9, निकाल लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, A1 अपन A2 है 5 अपॉन 7 और B1 अपन B2 है -2 अपॉन 3। पहले तो ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है ना, जब ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो यहीं पे कहानी हमारी खत्म हो गई। देयरफॉर A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, यानी कि लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। देयरफॉर वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट्स ऑल। इतना ही लिखना है, इतना ही ये पूछ रहा था कि लाइंस जो मिलेंगे वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या पैरेलल या कोइंसिडेंट होंगी, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं और A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाता है तो आप उसके लिए लिख दीजिए कि वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस, वी विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये आप आंसर लिख दीजिए। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया तब आप जरा C1 अपॉन C2 पर भी नजर दौड़ाइए, क्या वो इसके इक्वल है। अगर ये दोनों बराबर हो तो जरा तीसरा भी देख लीजिए, तो अगर इक्वल है तो लिख दीजिए इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 और फिर यहां पर लिखिए देयरफॉर वी विल गेट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, जैसे यहां लिखा था। A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 है तो तीसरे पर तो नजर दौड़ाना ही पड़ेगा C1 अपॉन C2 पर, और पता चला कि C1 अपॉन C2 इन दोनों में से किसी के भी बराबर नहीं अलग है, तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर वी विल गेट पैरेलल लाइंस। इस तरह से इनको सॉल्व करना है, तो इसके बाकी दो जो पार्ट हैं ये आप सॉल्व करेंगे इसी बेसिस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
On comparing the ratio J1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. यहां भी सिर्फ इनको कंपेयर करके बताना कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहां पर निकाला था। और जब A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 आए तो आप लिखेंगे द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। और जब A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 आए तब भी आप लिखिएगा देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जब A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपन C2 आया तो आप लिखिए द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नॉट कंसिस्टेंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसी तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं इनको चेक करना है कि कौन से कंसिस्टेंट हैं, कौन से कंसिस्टेंट नहीं है, और जो कंसिस्टेंट हैं उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहले इनमें आपको क्या करना है, इसी तरह से कंपेयर कर लेना है और कंपैरिजन के आधार पर देख लेना। अगर A1 अपन A2 नॉट इक्वल B1 अपन B2 आता है तो आप लिखिएगा कंसिस्टेंट। A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इज इक्वल टू C1 अपन C2 आता है तब भी आप लिखिएगा कंसिस्टेंट। A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपन C2 आता है तो लिखिएगा आप इनकंसिस्टेंट। और ये दो सिचुएशंस यानी कि कंसिस्टेंट वाले आते हैं तो ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी कि उसका ग्राफ आपको बना देना है। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, सॉल्यूशन भी निकाल देना है ना। फाइंड सॉल्यूशन लिखा होता है। ग्राफ बनाने के बाद ये देखिएगा पॉइंट्स जो हमारे जो लाइंस हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा आंसर होता है ना। जैसे यहाँ पर 1 0 पर किया था तो हमने लिखा था देयरफॉर x y इज इक्वल टू 1 0। उसी तरह वहाँ पे यहाँ पर भी हमने देखा था कि जो लाइंस हमने ड्रॉ करी थी वो 6 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। ये लाइन इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, 6 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो हमने लिखा था देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 0। इसी तरह से ब्रैकेट में ब्रैकेट 6 0 ब्रैकेट बंद ऐसे लिखा था। इसी तरह से यहां भी आपको लिखना है जहां पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहां। और अगर पॉइंट्स इंटरसेक्ट नहीं करते यानी कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पॉइंट नहीं लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो ओवरलैपिंग हो जाती हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस आपको मिल जाती हैं यहां पर, तब आप लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इस सिचुएशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और ये तो खैर आपको यहां पर ग्राफिकली इस क्वेश्चन में सॉल्व करना ही नहीं है अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यहां पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस गार्डन का हाफ द पेरीमीटर, आधा पेरीमीटर जो है ना, वो है 36 मीटर 36 मीटर, जहां पर उसकी जो लेंथ है उसके विड्थ से 4 मीटर अधिक है। हमें क्या करना है, गार्डन के डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देने हैं। आइए इसको मैं कुछ दूर तक सॉल्व करके आपको दिखाऊं, उसके बाद आप खुद कैरी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर एंड ब्रेड्थ या विड्थ लिखे, ब्रेड्थ लिखे बात बराबर ही होती है ना, इज इक्वल टू y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर क्या है, हाफ द पेरीमीटर, आधा जो इसका पेरीमीटर है यानी कि हाफ ऑफ p इज इक्वल टू है 36 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट हाफ पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि x प्लस वाई
इज इक्वल टू 36 मीटर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो हाफ ये रहा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो उसकी जगह अब ये 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऑल्सो और क्या बोला था कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर अधिक है। इसका अर्थ है कि लेंथ में से अगर हम लोग विड्थ को घटा देते हैं तो आंसर 4 आएगा ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास हाजिर है। अब इसके आगे आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है पॉइंट्स निकाल करके, और ग्राफ पे जाहिर सी बात है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे पीछे एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 6 में बताया था आपको, उसी तरह से। ठीक है, आगे इसको आप कैरी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। यहाँ पर एक linear equation हमको दे दिया 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x plus 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दे दिया। अब बोल रहा है दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको खुद लिखना है, ताकि जो पेयर बने है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। तो इसी सिचुएशन में हमको यहां पर एक ऐसा इक्वेशन लिख देंगे ताकि ये क्राइटेरिया हमको मिल जाए। अब अगर हम यहां पर लिख देते हैं जैसे 4x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते हैं, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। ये क्राइटेरिया पर मैंने लिखा है नहीं लिखा, 2 अपॉन 4 a1 अपॉन a2 या b1 अपॉन b2 या 3 अपॉन 3। 2 अपॉन 4 कट करके 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और 3 अपॉन 3 कट के 1 हो जाएगा। इधर 1 अपॉन 2 इधर 1 है, नहीं है ना, दोनों इक्वल, नॉट इक्वल टू आगे कि नहीं आ गया, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। अब इसी तरह इसके सेकेंड पार्ट में हमको बताना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा तब। अब यहां मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 6y है ना माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्राइटेरिया बिना बना कि नहीं बना, 2 अपॉन 4 3 अपॉन 6 माइनस 8 अपॉन माइनस 8, ये तो कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये भी कट के हो जाएगा 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, माइनस से माइनस कट गया, 8 और 8 कट गया, यानी क्या है 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 आ गया 1। ये दोनों तो आपस में इक्वल है, ये नॉट इक्वल है ना, तो हो गया ना पैरेलल लाइंस। तो इस तरह से अपनी मर्जी से ही बनाना है। देन है थर्ड पार्ट, इसमें था कोइंसिडेंट लाइंस। कब बनता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो उसी रेशियो में बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 2 अपॉन 4 कैंसिल होकर के 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 अपॉन 6 से भी कैंसिल होकर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 16 भी कैंसिल होकर के 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तीनों का आंसर 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ रहा है, यानी कि ये यही सिचुएशन मिलेगा ना।
तो इसी तरह से आपको अरेंज करके इनको लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसमें आपको मैं ग्राफ भी बना करके दिखा देता हूं। तो ग्राफ में पेपर निकाल लो, ये रहा ग्राफ पेपर है ना, इस पे आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा मैं। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन देख लीजिए। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पर ये दो इक्वेशंस दिए गए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनके लिए ग्राफ बनाना है, लिखा है ना ड्रॉ द ग्राफ्स, तो ग्राफ बना देना इन दोनों इक्वेशंस के लिए। फिर determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। फिर क्या करना है आपको, जब ये दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, दो लाइंस ये और एक्स एक्सिस तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमको लिख देना है, जो ट्रायंगल एरिया बनेगा उसको शेड कर देना है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये हमारा रहा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। देन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इन्हीं दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। पहले तो पॉइंट्स निकालेंगे तभी ना ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को कैरी करें तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था मैंने आपको, दिस इंप्लाइज दैट किसी भी एक वेरिएबल को इज इक्वल टू को लेफ्ट में छोड़ के बाकी हर चीज़ को राइट हैंड में भगा देना है। तो मान लीजिए मैंने x को यहाँ छोड़ दिया, बाकी सबको राइट हैंड ले जाएंगे। इधर माइनस वाई है, 0 में जा करके प्लस वाई हो जाएगा, 0 में y प्लस करें तो y आंसर आएगा। ये प्लस 1 है, राइट हैंड में जा करके माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड में जो वेरिएबल है उसके लिए वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेते हैं, लेफ्ट हैंड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल करके आता है। तो फॉर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह 0 और ये माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1। फिर हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 1, है ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस y की जगह हमने 1 रख लिया, फिर ये माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो हमारे दो पॉइंट्स निकल आए। आ गए ना दो पॉइंट्स निकल करके। क्या क्या पॉइंट्स निकले हम नोट कर लेते हैं। एक्स वाई, जब y हमने 0 लिया था तो x कितना है, माइनस 1, और जब हमने y 1 लिया तो x कितना आ गया, 0। अब इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है 3x यहां लिखा हुआ है प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, वही बात कि किसी भी एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के लेफ्ट में छोड़ना, बाकी हर चीज को इज इक्वल टू के राइट में ले जाना है। तो यहाँ x को छोड़ा तो इधर भी x को ही छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो 3x इधर ही रहने देते हैं। अभी इधर आ गया 0, ये माइनस का 12 आकर के 0 में प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 12। फिर ये प्लस 2y इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अपॉन में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम लेट करेंगे, लेफ्ट हैंड वाला निकल करके आएगा, है ना। तो फॉर y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 अपॉन 3। 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0, और 12 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 12, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4।
ठीक उसी तरह हम ले लेते हैं फॉर y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू का जगह 12 माइनस 2 इंटू इस y की जगह 3 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, 12 माइनस 6 6 और 6 अपॉन 3, 3 टू जा 6 2 आएगा ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। तो इस तरह से हमारा सेकंड पॉइंट भी निकल आया, उसको भी यहाँ पर बॉक्स बना करके हम लोग नोट कर लेंगे। एक्स वाई, जब हमने वाई 0 लिया तो एक्स हमारा 4 आया, जब वाई 3 लिया तो एक्स कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ हम ले लेते हैं एक वर्टिकल लाइन ऐसे, और फिर एक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर, सभी लाइंस पर एरो मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइन की पहचान ही होती है एरो मार्क, वो भी दोनों तरफ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसलिए इधर लिखेंगे एक्स, इधर एक्स डैश। वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, तो ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते वो ओरिजिन होता है, ओरिजिन को कैपिटल लेटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, और एक्स एक्सिस को हम लोग नीचे ही लिखते हैं, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट में सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4, मोटी वाली लाइन पर ही लिखे जाते हैं। वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर सारे नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्सिस पर ओरिजिन के नीचे सारे पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं, तो -1 -2 -3 -4। एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्सिस के नीचे लिखते हैं और वाई एक्सिस पर एक्सिस के लेफ्ट में लिखते हैं। तो ये तो हमारे एक्सिस हो गए। अब पॉइंट्स को प्लॉट करें तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट क्या था, -1 0, -1 यानी कि एक्स का वैल्यू -1 और वाई 0, तो वाई का वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पर हर जगह होता है, तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा -1 0। दूसरा पॉइंट निकल करके आया था 0 1, एक्स 0 और वाई 1, वो पॉइंट यहाँ आएगा क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो ये आया हमारा 0 1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग स्केल रख करके क्या करेंगे, मिला लेंगे, है ना। स्केल रख करके दोनों पॉइंट्स को हम लोग ऐसे मिला लेंगे और दोनों तरफ एरो मार्क लगा देंगे, और ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए थे, पहला पॉइंट आता 4 0, एक्स 4 और वाई 0, पॉइंट यहाँ होगा 4 0, लिख देंगे। एक्स का वैल्यू 4 और वाई 0, एक्स से वाई 0 होता है। दूसरा पॉइंट निकल कर आया था 2 3, यानी कि एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3। अभी देखना पड़ेगा दोनों कहाँ जा रहा है, 2 ये जा रहा है और 3 ये आ रहा है, दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी कि दूसरा हमारा पॉइंट हो गया 2 3, यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल रख करके मिला देंगे 4 0 और 2 3 को, 4 0 और 2 3 को। मैं आपको इजीली विजिबल हो इसीलिए पेन से बना के दिखाता हूँ, बट आप पेंसिल से बनाएंगे कभी भी, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल से, और पेंसिल शार्प होनी चाहिए, और एग्ज़ाम में भी पेंसिल से ही। ये सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और फिर एक्स एक्सिस मिल करके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। क्वेश्चन बोला था कि इस ट्रायंगल को हम क्या करें, शेड कर दें, तो इसको मैं शेड कर दे रहा हूँ। ऐसे आपको क्या करना है, इसको शेड कर देना है, यानी कि कलर कर देना है।
ताकि दूर से ये ट्रायंगल अच्छी तरह से समझ में आए कि हाँ जो हमने ट्रायंगल बनाया था वो यही वो ट्रायंगल है। बढ़िया से इसकी शेडिंग आप कर देंगे। मुझसे भी बेटर शेडिंग करने की आप कोशिश करेंगे, है ना। तो ये देखिए मैंने शेड कर दिया। बाकी और अच्छी तरह से आप जहाँ प्रैक्टिस करेंगे वहाँ शेड करेंगे, और एग्ज़ाम में जहाँ ये क्वेश्चन आएगा आप वहाँ शेड करेंगे। मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तैयार हो गया। अब फिर क्वेश्चन बोला था कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने के लिए इजीली अब क्लियरली हमको दिखाई दे रहे हैं, इसके 3 वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं। एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ और एक वर्टेक्स यहाँ है। इन तीनों को नाम दे देते हैं। इस वर्टेक्स को मान लीजिए नाम दे देते हैं ए, इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं बी, और इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं सी। और तीनों वर्टिसेस के यहाँ पर हमको क्या देने थे, कोऑर्डिनेट्स। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स of vertices of triangle ABC formed। ABC जो ट्रायंगल फॉर्म हुई उसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऐसे कॉलम डाल दिया। A आया है 2 3, B कितना आया है -1 0, और C कितना आया 4 0। बस दैट्स ऑल, इतना लिख के छोड़ देना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई। अब आपका काम है कि होमवर्क में एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 आप प्रैक्टिस करें, और एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सभी क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। जहाँ कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर करें। थैंक यू।